आज हम पढ़ेंगे भारत का राजनीतिक भूगोल। भारत का राजनीतिक भूगोल एक बहुत ही रुचिकर टॉपिक है। ये बहुत ही अच्छा है। बस इसके लिए ये है कि आपके पास एक एटलस होना चाहिए या फिर अपने एक मानचित्र होना चाहिए। छोटे मैप्स जो होते हैं वो होने चाहिए आपके पास, क्योंकि उससे आप जब पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छे समझ पाएंगे। भूगोल एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप इसको कंप्लीट एक प्रैक्टिकल से ही पढ़ पाएंगे। अगर आप रटने लग जाएंगे इसको तो सीख नहीं पाएंगे। इसलिए हमें रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, तो इसलिए भारत का मानचित्र, अगर मानचित्र से आप अध्ययन करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। चलो तो शुरू करते हैं। आज का अपना जो टॉपिक है वो है भारत का राजनीतिक भूगोल। भारत का राजनीतिक भूगोल। ठीक है, तो भारत का भूगोल पढ़ेंगे, उसमें हम किसकी बात करेंगे? राजनीतिक की बात करेंगे। राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल मैप होता है, मतलब भारत का जो राज्य हैं, उनके केंद्र शासित प्रदेश हैं, भारत का अक्षांश विस्तार, देशांतरीय विस्तार, भारत का जो लंबाई चौड़ाई है, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, इसके बारे में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये सब आज हम इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा। ज़रूर आप इस वीडियो में बहुत अच्छा कुछ समझ पाएंगे और आशा करता हूँ कि आपके जो भी कमिंग एग्ज़ाम्स हैं उस एग्ज़ाम में आपको इन वीडियो से ज़रूर लाभ होगा। इसमें पहला टॉपिक अपना होगा भारत सामान्य परिचय, नामकरण, विश्व में स्थिति। तो भारत का जो सामान्य परिचय होगा उसमें क्या पढ़ेंगे? भारत का नामकरण पढ़ेंगे। और भारत की विश्व में स्थिति क्या है, भारत का जनसंख्या में स्थान कौन सा है, अक्षांश से देशांतरीय विस्तार कौन सा है, क्षेत्रफल में स्थान कौन सा है, ये सब थोड़ा सा अपन चर्चा कर लेंगे। बाकी विश्व का भूगोल पढ़ेंगे तो उसमें चर्चा करेंगे। दूसरा अपना टॉपिक होगा इसमें भारत की अवस्थिति एवं विस्तार। तो भारत की अवस्थिति एवं विस्तार की अगर हम बात करें तो भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है ये सब पढ़ेंगे, और भारत का जो आकार है उसके बारे में। तीसरा अपना टॉपिक रहेगा भारत की स्थलीय सीमाएं और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। अब जो स्थल पे जो राज्य हैं भारत के, तो उनके बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से राज्य हैं, कितने राज्य हैं और कितने देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं वो बनाते हैं। ठीक है, या कितने अंतर्राष्ट्रीय देश हैं या कितने देश हैं जो भारत के साथ सीमाएं बनाते हैं, और वो स्थल में। हम जलीय सीमा का अलग से टॉपिक करेंगे। नेक्स्ट अपना होगा भारत की तटीय सीमा। तटीय सीमा मतलब जो जल की सीमा है, कोस्ट लाइन जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसी के साथ अपन कोस्ट लाइन के साथ अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये भी भारत संघ के ही हिस्से हैं। फिर होगा भारत के 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश। इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि कौन सा राज्य कब बना, और नए जो राज्य बने हैं जैसे तेलंगाना बना है, और फिर केंद्र शासित प्रदेश जो बन गए हैं। केंद्र शासित प्रदेश अभी कम हो गए, पहले 9 थे, अभी 8 हो गए। दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली को एक ही बना दिया गया है। ओके, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। उसके बाद होगा पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य। पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य जो 7 सिस्टर्स जिनको बोला जाता है, उसी के बारे में अपन विस्तार से देखेंगे। फिर होगा अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। अच्छा, इसमें जो भी रह जाएगा, देखो दोस्तों, इसमें जो भी रह जाएगा आपका जो 6 टॉपिक है, इनमें जो भी रह जाएगा 1 2 3 4 5 6, इसके अलावा जो 7 जो टॉपिक आएगा उसमें अपन क्या लेंगे? अन्य महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे। तो अभी शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक। सबसे पहले शुरू करेंगे अपन उत्तरम यत् समुद्र से हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम वर्षम तत् भारतम नाम भारती यत्र संतति। उत्तरम यत् समुद्र से हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम वर्षम तत् भारतम नाम भारती यत्र संतति। जिसके उत्तर में या समुद्र के जो उत्तर में है, हिंद महासागर के उत्तर में भारत की स्थिति है। आप भारत का जो मानचित्र देखेंगे उसमें भारत की जो स्थिति है वो समुद्र के मतलब हिंद महासागर के उत्तर में है। हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम, और हिमालय के कहाँ है? दक्षिण में है। ठीक है, वर्षम तत् भारतम नाम, तो इसका नाम क्या है? भारत। और यहाँ की जो संतति है, जो संतान है, वो क्या है? भारतीय। ये सब विष्णु पुराण के से लिए गए हैं। ठीक है, तो भारत का नाम विष्णु पुराण में भी, पुराणों की अगर बात करेंगे तो भारत शब्द का नाम मिलता है। भारत का नामकरण। भारत के नामकरण के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे, विस्तार से तो नहीं लेकिन हल्का हल्का देख लेते हैं बच्चों। ज़्यादा आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी
आपको एक नॉलेज होना चाहिए कि सामान्य परिचय में जो नामकरण है, भारत का नामकरण किस प्रकार हुआ है और भारत को अभी इंडिया कहा जाता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं अभी आपको बताता हूँ। ओके, भारत का नामकरण। भारत का नामकरण, भारत के नामकरण के बारे में हम पहली बात करते हैं भारतवर्ष। और भारतवर्ष शब्द का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? वायु पुराण में। अगर पुराणों की बात करेंगे तो किसमें मिलता है? वायु पुराण में मिलता है। और अगर बात करें मौर्य काल की, तो मौर्य काल के हाथी गुम्फा अभिलेख में हमें भारत शब्द का उल्लेख मिलता है। मौर्य काल की अगर बात करें तो हाथी गुम्फा अभिलेख में हमें भारतवर्ष शब्द का उल्लेख मिलता है। और अभी मैंने एक आपके सामने एक श्लोक पढ़ा था, उत्तरम यत् समुद्र से, उत्तरम यत् समुद्र से हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम। ओके, उत्तरम यत् समुद्र से हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम वसम तत् भारतम नाम भारती यत्र संतति। आप देख सकते हैं ये संस्कृत का एक श्लोक है और जो कहाँ से लिया गया? विष्णु पुराण। कहाँ से लिया गया? विष्णु पुराण। तो भारत नाम का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? विष्णु पुराण में मिलता है। ठीक है, अभी आगे बात करते हैं हिंदुस्तान शब्द। हिंदुस्तान, पर्शिया। आप देखेंगे पर्शिया, अभी का जो पर्शिया का नाम जो वो क्या है? ईरान है। पर्शिया को क्या बोलते हैं? ईरान बोलते हैं। पर्शिया को क्या बोलते हैं? ईरान। ईरान, ठीक है। तो पर्शिया के लोग जो थे उन्होंने सिंधु का अपभ्रंश रूप हिंदू प्रयोग किया। यहाँ के निवासियों के लिए क्या शब्द प्रयोग किया? हिंदू शब्द का प्रयोग किया निवासियों के लिए। ठीक है, और इसी से क्या बन गया? हिंदुस्तान। तो सासानी अभिलेख में सर्वप्रथम हमें हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख मिलता है। अगर बात करें अपन सासानी अभिलेख की, तो सासानी अभिलेख 262 ईस्वी पूरा, 262 ईस्वी का ये अभिलेख है। और इसमें हमें किस शब्द का उल्लेख मिलता है? हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख मिलता है। अभी देखो इसके बाद बात करते हैं अपन आर्यव्रत। आर्यव्रत का शब्द अगर बात करेंगे आर्य, ठीक है, आर्य से अपन इसको चर्चा करते हैं। आर्य, आर्य जो थे वो भारत में आए थे और विभिन्न कबीलों में फैल गए थे। ठीक है, तो इन्होंने ही इस शब्द यहाँ के लिए क्या यूज किया? आर्यवर्त। और आर्य शब्द का सबसे पहले उपयोग कहाँ मिलता है आपको? ऋग्वेद में। अगर बात करें अपन आर्य शब्द की तो सबसे पहले कहाँ मिलेगा? ऋग्वेद में। ठीक है, इसके बाद एक अंतिम नाम बच जाता है जम्बूद्वीप। क्या बोलता है? जम्बूद्वीप। तो जम्बूद्वीप जो है वो जैन और बौद्ध पौराणिक जो गाथाएं हैं, जैन बौद्ध पौराणिक, जैन और बौद्ध पौराणिक जो गाथाएं हैं उनमें मिलता है। देखो बच्चों, अभी आप लिखना नहीं है, साथ साथ बिल्कुल लिखिए नहीं, आपको बिल्कुल समझना है। लिखा हुआ बहुत सारी बुक्स में आपको मिल जाएगा लेकिन समझना आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अभी समझना है, लिखना नहीं है। और ये इतना इंपॉर्टेंट है, जैसा एक अपन सामान्य परिचय देख रहे हैं तब थोड़ा सा बता रहे हैं। ठीक है, ये हो गया जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप का मतलब होता है जामुन के वृक्षों का समूह है। ठीक है, जामुन के वृक्षों का जो द्वीप है या उनका समूह है, इसका जम्बू द्वीप। फिर बात करते हैं अपन इंडिया। किसकी बात करते हैं? इंडिया। तो इंडिया शब्द ग्रीक भाषा का है। कौन सी भाषा का है? ग्रीक। ओके, ग्रीक के इंडोस, इंडोस से बना है इंडिया। ग्रीक के इंडोस से क्या बना है? इंडिया बना है। और हमारा जो संविधान है उसका अनुच्छेद 1, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल जो 1 है उसमें लिखा है इंडिया दैट इज भारत। इंडिया दैट इज भारत shall be a union of states। अब आप कहेंगे सर इंग्लिश पढ़ने लग गए।
इंग्लिश नहीं पढ़ा है, जो संविधान के अपना जो अनुच्छेद उसमें लिखा गया है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, कि भारत जो कि इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, तो इंडिया शब्द का उल्लेख हमें आर्टिकल 1 में मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक, ये है सामान्य परिचय हो गया। अभी देखो इससे आगे चलते हैं, और अगर आप चाहें तो बीच में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, एक बात और, आप देखो अगर आपको पढ़ना है और समझना है तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ कि आप समझेंगे कैसे। अगर आप अपने नोट्स स्वयं बनाएंगे, मैं आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ अगर आप कुछ चाहें तो, लेकिन अगर आप अपने नोट्स स्वयं बनाएंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल होगा। भले आप बीच में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन अगर आप स्वयं के नोट्स बनाएंगे पढ़ने के बाद, या आप इस वीडियो को देख सकते हैं कितनी बार भी, क्योंकि ये तो आपके पास रहेगा। आर्यव्रत ऋग्वेद हो गया, जम्बूद्वीप जैन और बौद्ध पौराणिक ग्रंथों में हो गया, और इंडिया संविधान के अनुच्छेद 1 में इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये शब्द आपको लिखा मिलेगा। तो यहाँ पे 4 चीज़ें हो गई, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, आर्यव्रत, जम्बूद्वीप एंड इंडिया, सॉरी 5 नामकरण हो गए। अब अपन देखते हैं इसकी विश्व में स्थिति क्या है। विश्व में स्थिति जानने से पहले हम एक देख लेते हैं। सबसे पहले विश्व का जो मैप है वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, ये डायरेक्शंस हैं, यहाँ पे नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है और साउथ। ठीक है, ये है वर्ल्ड मैप, विश्व का मानचित्र है, और इस विश्व के मानचित्र से ही हमें भारत की स्थिति पता लगानी है कि भारत का जो विश्व में स्थिति है वो क्या है, कि भारत कौन से गोलार्ध में आता है, भारत कौन से अक्षांश और देशांतर में आता है, क्या भारत से जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा क्या भारत से गुजरती हैं, ये सब हम इसी में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ज़्यादा नहीं जाएंगे इसमें डीप, लेकिन थोड़ा सा देखना है, क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं कभी कभार, इसलिए हमें देखना है। ठीक है, शुरू करता हूँ मैं। अभी देखिए, सबसे पहले भारत को हम लोकेट करते हैं कि भारत कहाँ है। तो आप देख रहे हैं भारत यहाँ पर है। ठीक है, भारत ये, ठीक है, ये भारत है। इसके बाद सबसे पहले हमें देखना है, इसके बाद इक्वेटर लाइन, भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा, जिसको क्या बोलते हैं? 0 डिग्री विषुवत रेखा, अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री विषुवत अक्षांश रेखा बोलते हैं। भूमध्य रेखा भी जिसका नाम है। ठीक है, भूमध्य मतलब भू को 2 बराबर भागों में बांटती है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? भूमध्य रेखा हो गया। ठीक है, अब इसके बाद अगर अपन देखें आगे, इसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या हो गया? कर्क रेखा। कर्क रेखा को आप देख रहे हैं कि भारत के बीचों बीच से गुजर रही है। कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से गुजर रही है। देख रहे हैं आप, जो ये वॉयलेट कलर की जो लाइन है डैश वाली, ये कर्क रेखा है, और ये भारत के बीचों बीच से गुजरती है, और ये अफ्रीका महाद्वीप से भी गुजरती है, और ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से भी गुजर रही है ना। तो हमें ये भी ध्यान रखना है। अभी इसके बाद है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ओके, मकर रेखा, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मकर रेखा बोलते हैं। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से जा रही है, अफ्रीका से भी जा रही है, और साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका उसको बोलते हैं, दक्षिणी अमेरिका। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है बच्चों की, तीनों रेखाएं, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, कौन से महाद्वीप से जाती हैं? ऐसा महाद्वीप जिससे तीनों रेखाएं या तीनों अक्षांश, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश एंड 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। मकर रेखा को क्या बोलेंगे? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, क्योंकि ये साउथ में है ना। 0 डिग्री भूमध्य रेखा के दक्षिण में है ये, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश बोलेंगे, और कर्क रेखा को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो उत्तरी अक्षांश है वो भारत से गुजर रही है, और दक्षिणी अक्षांश जो है वो ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका से गुजर रही है। ठीक है, तो तीनों अक्षांश 0 डिग्री, 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश मकर रेखा, कौन से महाद्वीप से गुजरती हैं? यह पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चों, इसलिए इसका उत्तर आपको होगा अफ्रीका। कौन सा महाद्वीप हो जाएगा? अफ्रीका महाद्वीप। अभी बात करते हैं अपन 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर रेखा, देशांतर, देश का अंतर। तो देश का जो समय होता है उसका जो अंतर होता है कि कहाँ पर क्या टाइम होगा, जो टाइम जो निर्धारित किया जाता है वो किससे किया जाता है दोस्तों? देशांतर रेखा से किया जाता है। ठीक है, तो देशांतर रेखा 0 डिग्री, 0 डिग्री देशांतर रेखा है वो ग्रीनविच शहर से गुजरती है। ओके,
ग्रीनविच शहर से गुजरती है और अफ्रीका के पास से गुजरती है। ठीक है, आप देख सकते हैं मोरक्को के पास से गुजर रही है। ठीक है, तो इसी देशांतर रेखा के 7.5 मतलब 7 डिग्री 30 मिनट के गुणांक पर देशांतर रेखाएं चुनी जाती हैं और एक रेखा भारत के लिए भी चुनी गई है जिसको अपन बोलते हैं भारतीय मानक समय रेखा। इसको बाद में पढ़ेंगे। अभी इसके बाद अपन चर्चा करते हैं गोलार्ध। तो आपका जो ये उत्तरी गोलार्ध है मतलब कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के उत्तर में क्या हो गया, उत्तरी गोलार्ध हो गया। भूमध्य रेखा के उत्तर में क्या हो गया, उत्तरी गोलार्ध, और भूमध्य रेखा के दक्षिण में क्या हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। तो ये दो गोलार्ध हैं इसमें, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। और अगर देशांतर रेखा की बात करें अपन तो देशांतर रेखा के पूर्व में क्या हो जाएगा, पूर्वी देशांतर, और देशांतर रेखा के पश्चिम में क्या हो जाएगा, पश्चिमी देशांतर। ये ध्यान रखना आपको, पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर। तो भारत की क्या स्थिति क्या हो जाएगी, भारत की स्थिति क्या हो जाएगी, उत्तरी गोलार्ध में आता है भारत। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में आ रहा है। और देशांतर रेखा कौन सी हो गई, तो पूर्वी देशांतर। तो भारत की जो स्थिति है विश्व में क्या हो गई, भारत आता है उत्तरी गोलार्ध, पूर्वी देशांतर, तो उत्तर पूर्व में। ठीक है, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर। भारत की स्थिति क्या हो गई, उत्तरी अक्षांश, क्योंकि जो लाइन जो होती हैं, आड़ी जो लाइन होती है उनको अपन बोलेंगे हॉरिजॉन्टल। जो लाइन्स होती हैं वो लाइन क्या होती हैं, अक्षांश रेखाएं होती हैं। ये एक के ऊपर ऐसे होती हैं। ठीक है, और अक्षांश रेखाएं जो हैं वो कितनी होती हैं, एक मिनट, ओके, देखिए तो अभी अपन बात करते हैं उत्तरी गोलार्ध की। ये उत्तरी गोलार्ध है और ये क्या है, दक्षिणी गोलार्ध है। ये पूरा ये जो लाइन है कौन सी, 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसके उत्तर में क्या हो गया, उत्तरी गोलार्ध हो गया, और इस दक्षिण में क्या हो गया, दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत की जो स्थिति है वो क्या हो गई, भारत की स्थिति क्या हो जाएगी, भारत की स्थिति हो जाएगी, भारत किस में आता है, पूर्वी देशांतर। ओके, पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। और अगर अपन बात करें एशिया की, किसकी बात करें, अगर बात करें अपन एशिया महाद्वीप, ये क्या है, एशिया। अगर बात करें अपन एशिया की तो एशिया में भारत की स्थिति क्या है, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है जनसंख्या की दृष्टि से भी और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो एशिया की अगर बात करें अपन तो एशिया में भारत है यहाँ, अब आप देख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, और इधर क्या हो गया, साउथ, दक्षिण हो गया। इधर क्या हो गया, ईस्ट हो गया, और इधर क्या हो गया, वेस्ट हो गया। तो अगर एशिया में बात करें अपन तो भारत किस में आता है, दक्षिण में आता है। एशिया में बात करो तो किस में आता है, दक्षिण में आता है। ठीक है, भूमध्य रेखा से ऊपर है लेकिन एशिया में दक्षिण में है और मध्य में, दक्षिण में और मध्य में, न तो पश्चिम में है न पूर्व में है, मध्य में। तो एशिया महाद्वीप में भारत की स्थिति क्या हो गई, दक्षिण में है और मध्य में स्थित है। ठीक है, और विश्व में बात करेंगे तो क्या हो गया, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर। और गोलार्ध पूछा जाए कि भारत कौन से गोलार्ध में है तो क्या बोलेंगे, उत्तरी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, आगे चलें। ओके, एशिया महाद्वीपों की बात कर लेते हैं। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। जिस प्रकार ये आए हैं वो इनका क्रम है। एशिया सबसे बड़ा है, एशिया, एशिया के बाद अफ्रीका, ओके, अफ्रीका के बाद उत्तरी अमेरिका,
दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। ये इनका क्रम है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम बात करते हैं भारत की। ओके, महासागर देख लेते हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर जिसको एस महासागर बोलते हैं, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। ओके, ये आप देखिए, आप इसमें महाद्वीप और महासागर सारे दिखा रहे हैं। इनकी चर्चा हम उस वीडियो में करेंगे जब हम विश्व का भूगोल पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें थोड़ी सी ज़्यादा चर्चा करेंगे। अभी अगर इसको लेके बैठ गए तो अपना जो भारत का भूगोल जो पढ़ रहे हैं वो रह जाएगा। इसलिए मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया अभी कि महाद्वीप होते हैं 7 और महासागर हैं 5। ठीक है, अंटार्कटिका के नाम से एक महासागर भी है और महाद्वीप भी है। ठीक है, ओके, सो एक बार फिर चर्चा कर लेते हैं। भारत कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। एशिया की बात करेंगे तो दक्षिणी और मध्य में स्थित है, दक्षिणी और मध्य में स्थित है। अक्षांश में बात करें उत्तरी अक्षांश में है और देशांतर में तो पूर्वी देशांतर। ठीक है,